नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सॉरी बोलकर जो बात बन सकती थी या माफ़ी मांगकर जो मसला सुलझाया जा सकता था, उस मसले को अमित शाह ने, या यूं कहूं अमित शाह के मिजाज ने ऐसा उलझाया कि आज की तारीख में पूरी बीजेपी प्रेशर में है, दबाव में है। अब अंबेडकर विवाद का चौथा दिन है और पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे चारों दिशाओं में, वो आज और ज़्यादा उग्र हो गए, तेज हो गए। वो चाहे राजस्थान में जयपुर हो या पूरा राजस्थान हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी हो, या फिर दिल्ली में केजरीवाल हो, या पूरे दक्षिण भारत में हर जगह अमित शाह के इस्तीफे की, अमित शाह से माफ़ी की मांग चल रही है। और ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली बार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब के परिवार की तरफ से कहा गया है कि अब माफ़ी का वक्त गया। अब अमित शाह माफ़ी ना मांगे, अब सीधे अमित शाह इस्तीफा दे। अब अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा, ये बाबा साहब के परिवार की मांग है। और उनका ये भी कहना है, इसके आगे नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं यही कहूंगा कि मंत्रिमंडल से खुद से इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह आडवाणी ने दिया था। आपको अगर याद होगा, अब ये पूरा मुद्दा ऐसे नाजुक मोड़ पर आके खड़ा हो गया है कि पहली बार मायावती ने, जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मायावती ने नाम लेकर अमित शाह का विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि अमित शाह अपना बयान वापस लें। और मायावती ने ऐलान किया है कि अगर बयान वापस नहीं लिया, यानी माफ़ी नहीं मांगी, तो 24 दिसंबर से बहुजन समाज पार्टी और तमाम दलित संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। और उधर आरएसएस का दबाव बढ़ रहा है कि बेहतर होगा कि अमित शाह माफ़ी मांग के इस मामले को दफन करें। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि मिस्टर अमित शाह इस वक्त, आज की तारीख में, ज़बरदस्त प्रेशर में है, दबाव में है। विपक्षी पार्टियों की वजह से भी, दलित संगठनों के भी कारण, और उनकी पार्टी के भीतर भी जो एंटी लॉबी है, जी हाँ, जो एंटी अमित शाह लॉबी है, वो भी सक्रिय होती चली जा रही है इसी मुद्दे पर। अब दोस्तों, हकीकत यह है कि 14 साल में पहली बार अमित शाह इतने प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले 2010 में सीबीआई ने एक पुलिस एनकाउंटर में, जो गुजरात में हुआ था, उसमें अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में वो तड़ी पार हो गए थे, लेकिन उस पुलिस एनकाउंटर से तो बाहर निकल आए। ये जो मुसीबत है, जो गले की हड्डी बन रही, ना सिर्फ अमित शाह के लिए, मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, बल्कि बीजेपी के वोट बैंक के लिए, इस मुसीबत से वो कैसे बाहर निकलते हैं, इसको लेकर सस्पेंस है। आज कुछ बीजेपी के इनसाइडर से मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि कुवैत यात्रा के बाद मोदी जी जब लौटेंगे 2 दिन बाद, तो शायद वो अमित शाह से 1-to-1 मीटिंग करेंगे, सिचुएशन को असेस करेंगे। और उनको लगता है कि ये जो आग है, ये तेज़ी से फैलती चली जा रही है, आंदोलन तेज़ हो रहे हैं, तो शायद फिर मोदी ही मिस्टर शाह को कहेंगे, अपने चाणक्य को कहेंगे कि आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं। अब गुजरात लॉबी इस गले की हड्डी के साथ क्या करती है, उगलती है, निगलती है, क्या होता है, तो मोदी और शाह खुद ही डिसाइड करेंगे कि इसमें रास्ता क्या निकलता है। हो सकता है मिस्टर अमित शाह माफ़ी मांग लें, इसमें देरी से सही। लेकिन आज अमित शाह के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत आई, वो ये आई कि जो प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं, प्रकाश अम्बेडकर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस पूरे, आप कह सकते हैं, मामले में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये ग्रैंडसन हैं, पोते हैं, उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और इन्होंने आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुझसे कहा कि भाई अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब तो इस्तीफ़ा ही देना पड़ेगा। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफ़ा दिया था, पेशकश की थी, वो पेशकश अमित शाह को करनी होगी, क्योंकि हमारे परिवार की बात नहीं है, हमारे बाबा साहब की बात नहीं है, ये देश की बात है। उन्होंने बाबा साहब का अपमान करके संविधान का अपमान किया है, उन्होंने एक तरह से देश का अपमान किया है। तो हमसे नहीं, देश से माफ़ी मांगें और आडवाणी की तरह वो इस्तीफे की पेशकश करें। अब ये बातचीत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, इसको गौर से सुनिएगा। छोटी सी बातचीत है, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर जो ग्रैंडसन हैं
उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उस बातचीत को सुन के कि वाकई मुसीबत तो है अमित शाह के लिए। मैं एक सवाल जो करना चाह रहा था प्रकाश जी वो ये कि क्या आपको लगता है अमित शाह ने जो कुछ बाबा साहब पर कहा फ्लोर ऑफ द हाउस में राज्यसभा में, क्या आपको लगता है वो एक तंज था? उसको आप अपमान की दृष्टि से क्यों देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई जरूरत नहीं थी वहां पर। दैट वाज नॉट ओके, मतलब वो ओकेजन नहीं था। उन्होंने जो उनका फ्लो है वो मैंने देख लिया है। उसके आगे और कुछ है और उसके पीछे कुछ है। अब उन्होंने खाली उसमें बीच में जो है अंबेडकर 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 का नाम लेने के बजाय आप भगवान का नाम लीजिए तो आपके 7 पुरखे जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। उनके स्पीच में ये कहीं भी बैठता नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है, ना उससे कोई मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि उनको जो अड़चने आ रही है संविधान की वजह से, उसका मेरे ख्याल से भनक जो है वो उन्होंने उस वक्त निकाली। ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ऐसा है कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्री डिसाइडेड कहते हैं, वो मेरे ख्याल से जुमला उनका जो था वो उन्होंने तय करके आए थे कि इसको इस्तेमाल ही करना है। और वो ये है कि उनको कई जगह पे फ्रस्ट्रेशन आना शुरुआत हो चुका है संविधान के। उनका जो रोजाना है, मतलब आप लोगों ने कभी आरएसएस की हिस्ट्री देखी है या नहीं देखी है, मुझे इसकी जानकारी जी। नहीं है दीपक जी। लेकिन अगर आपको कहूं कि 1948, 49 1950 के जो 5 गण्य आरएसएस का जो माउथ पीस है, उसको अगर आप देखोगे तो वो आज जो कह रहे वो उस वक्त भी कह रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी के इसमें जो दिक्कतें उनको आ रही है उस संविधान बदलने में, उसका मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकला, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फ्रस्ट्रेशन निकला है। मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेटेड बात थी जो उन्होंने कही? वो मोटिवेटेड बात थी और जानबूझ के अपमानित करने की बात। लेकिन यहाँ पर मैं अमित शाह जी की भी बात रखना चाहूंगा। अमित शाह ने कहा कि साहब हमारी बातचीत को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, हमारी बातचीत को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बताया गया है। वहां पर मैंने ये कहा कि अगर अमित शाह को लगता है कि उनकी बात की तोड़ मरोड़ की है, तो मैं ये उनसे अपील करता हूं कि उनकी जो असली स्पीच है राज्यसभा की, लोकसभा की, पार्लियामेंट की, वो पब्लिक के सामने ले आए। और वो ओके। पब्लिक के सामने ले आने के बाद जो है, क्योंकि मैंने अनएडिटेड स्पीच पार्लियामेंट में होने से मैं उसकी प्रोसीजर्स भी जानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहना अलग चाहते हो लेकिन फ्लो में अलग होता है, तो आपको 48 घंटे रहते हैं आपको बदलने के। 48 आवर्स रहता है आपके पास कि आप मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था। तो उस वक्त से उसको उस ढंग से लिया जाता था। लेकिन इनका कोई वैसे पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट जो है उसको उसके इनका कोई चिट्ठी नहीं है वहां पर। ओके। तो 48 आवर्स प्रकाश जी। 48 आवर्स होके गए हैं तो इट रिमेन्स एज इट इज, वैसे की वैसे ओके। रहेगा भी वो। प्रकाश जी, क्योंकि जो अंबेडकर जी का परिवार है, यानी क्योंकि मामला बाबा साहेब के अपमान का, आपका मानना है कि उन्होंने अपमान किया अमित शाह ने, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले बात आप ही की सुनी जाएगी, क्योंकि वैसे तो तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है, सारी पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन जो स्टैंड है, जो डिमांड है, वो आपकी डिमांड ज्यादा परपेचुअल मानी जाएगी, क्योंकि आप उनके परिवार के हैं, आपका डीएनए है, आप उनके ग्रैंडसन हैं, पोते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं? आप अपनी बात बताइए हमें, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसी है कि एक कॉन्ट्रडिक्शंस आ चुका है। अमित जी। शाह भी होम मिनिस्टर होने की वजह से संविधान उनको लागू करना है और उन पर वो जिम्मेदारी है। अब ऐसा है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की बात जो आ चुकी है, क्योंकि वो जो बदलाव लाना चाह रहे उस बदलाव के लिए कई अड़चने दिखाई दे रही है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं यही कहूंगा कि मंत्रिमंडल से खुद से इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह आडवाणी ने दिया था। आपको अगर याद होगा
तो जी जेएनके के मामले में करीब करीब आडवाणी अकेले नहीं थे, लेकिन 9 अलग अलग पार्टियों के आडवाणी जैन और हवाला जो बाकी मामला के था। सभी ने जो है जितने पैसे आए, आ, जैन हवाला नहीं, मैं ये जैन हवाला मामला नहीं है, ये जी कश्मीर के विद्यार्थियों ने उनको पैसा दिया था, उसको बाद में वो लिंक जी किया गया था जैन हवाला से। लेकिन मैं अगर कहूँ कि कश्मीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके यहाँ से उनको मिला था। वो बच्चे भी जो है उनको कुछ पता नहीं था कि क्या क्या है क्या नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ये सब बातों पे चर्चा हुई वहां पर। मैं उस वक्त पार्लियामेंट में ही था, लेकिन आडवाणी का इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं। आडवाणी ऑन इट्स ओन, मैं इसमें जी जब तक बरी नहीं होता तो अब तक मैं अपना रिजिग्नेशन देता हूं। ये तो ऊंची तरह की राजनीति जो है वो मेरे ख्याल से अमित शाह ने बतानी चाहिए। प्रकाश जी, आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, अमित शाह से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो माफी मांग लें, भाई आप तो परिवार के, अंबेडकर परिवार के, अगर वो माफी मांगे तो अंबेडकर जी का परिवार आप तब संतुष्ट हैं? अगर माफी मांग ले कि साहब गलती हो गई हमसे। नहीं, मैं ये कहूंगा कि इस पर जो निर्णय लेना है, हम लोग जो कहना है वो हम लोग कह चुके हैं। अब इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी है, उनको इस पर फैसला लेना चाहिए। और ये परिवार की माफी मांगनी नहीं चाहिए, उन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। देश की माफी मांगे। मांगेंगे तो मेरे ख्याल, क्योंकि परिवार ये सवाल में नहीं आता है, हमने खाली अपनी बात कही। देश की माफी मांग के उन्होंने इस मामले को खत्म करना चाहिए। दीपक जी, एक बात ये कहूंगा, इसमें इश्यू बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, इश्यू ये संविधान है। संविधान के निर्माता बाबा साहब होने की वजह से उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है। इश्यू इस संविधान है, इसलिए उन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। तो एक पहलू माफ़ी और इस्तीफे का है, जो एक रास्ता है अमित शाह के लिए जहाँ से वो इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी के जो दलित पार्टनर्स हैं, दलित लीडर्स हैं, खासकर रामदास अठावले जो उनके मंत्री हैं, या फिर आरक्षण की बात करने वाले नीतीश कुमार, या फिर चिराग पासवान जिनका एक बहुत बड़ा चंक दलित वोट का उनको मिलता है, या फिर अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, इस तरह के जो साथी हैं एनडीए के, वो भी बहुत परेशान हैं कि करें तो क्या करें। अमित शाह का साथ दें तो फंसें, विरोध करें तो सरकार के अंदर फंसें, अमित शाह नाराज़ हो जाएंगे। वो भी पसोपेश में हैं। आज मैंने प्रोफेसर रतन लाल, एक अथॉरिटी हैं दलित इश्यूज़ पर, उनको बुलाया है, प्रोफेसर रतन लाल को, और मैंने उनसे पूछा है कि क्या ये जो राजनीति है इस वक्त अंबेडकर विवाद को लेकर, अगर आंदोलन तेज होते हैं तो क्या बीजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, ये जो वोट बैंक है, ऑलमोस्ट हाफ जितना बीजेपी को वोट मिलता है, आधे से ज़्यादा यही वोट मिलता है, और यही जीत की कुंजी है 2014 के बाद। ये कुंजी क्या छिन जाएगी मोदी और शाह के हाथ से? क्या वाकई डेंट पड़ जाएगा बीजेपी के वोट बैंक में? और आने वाले जो चुनाव है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव हो, क्या ये भारी पड़ सकता है जस्ट बिकॉज वन फैक्टर, अमित शाह? ऐसा है क्या? प्रोफेसर रतन लाल जी को भी सुनिए आप, साथ में उमाकांत जी भी होंगे, इसको ज़रूर सुनिए। पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अमित शाह ने बीजेपी को कहाँ फंसा दिया, या यूं कहूँ अमित शाह के मिजाज ने, उनकी शख्सियत ने, ना झुकने वाली ने बीजेपी को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। जो मैंने शुरू में कहा कि जो बात सॉरी बोलकर बन सकती थी, कितनी बिगड़ गई आज। प्रोफेसर साहब, ये मुझे बताइए, बातें तो बहुत अब हो चुकी हैं, अमित शाह माफ़ी मांगने के मूड में नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है अभी तक वो ना माफ़ी मांग लेते, और जो उनकी स्क्रिप्ट है राज्यसभा में, उसमें भी कोई डिलीशन एडिशन नहीं हुआ है। 48 घंटे तक वो चाहते तो उसको भी वो डिलीट कर सकते थे, खासकर उस पोर्शन को। और जहां तक उनकी सफाई की बात है, तो उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी दलीलें दी, उस दलीलों में उन्होंने कहीं ना कहीं तंज उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे पे किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस्तीफा तो दूर की बात है, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं,
तो फिर आप इस पूरे मामले को किधर जाता हुआ देखते हैं? इसकी फिर दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी? नहीं, बेहतर है कि माफी नहीं मांगे, क्योंकि अ, अब लोग जो बीजेपी को जानते हैं, आरएसएस को नहीं जानते हैं ठीक से, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो अमित शाह का जो पोजीशन है, वो तो आरएसएस ने जब संविधान बना था, संविधान 4 दिन बाद ही लिख दिया था कि भारतीय नहीं है इसमें कुछ भी। अंबेडकर और नेहरू के दोनों के पुतले फूके थे। कल्याण पत्रिका ने हीन जाति अंबेडकर सीरीज चलाई थी। तो जो इनका ओरिजिनल जो कैरेक्टर था अंबेडकर को लेकर, दलित समाज को लेकर, जो इनकी सोच है, वो अंदर की बात दिल पे आ गई है। वो माफी मांग भी लेंगे तो बहुत सारा जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार ये बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब लड़ाई हिंदू राष्ट्र बनाम भारतीय गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है, और ये इंडियन रिपब्लिक पे लगातार हमला बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को खत्म कर रहे हैं, अंबेडकर की मूर्ति भवन तो बना रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी डॉक्टर अंबेडकर ने, जो इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, जो उन्होंने राइट्स दिए थे लोगों को, वो सारे खत्म कर रहे हैं। तो ये कम से कम अब दलित समाज को कम से कम ये तो समझ में आ रहा है, संविधान के पक्ष में सिर्फ दलित नहीं, ये भारत का एक बहुसंख्यक जमात वो संविधान और अंबेडकर के साथ खड़ा है अभी, देख लीजिए। और इसलिए अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं है ना, उन्होंने जो पूरा डिजाइन इंडियन रिपब्लिक का बनाया वो तो सब लोगों के लिए बना है। तो जो लोग भी संविधान में, भारतीय गणराज्य में विश्वास करते हैं, वो संविधान, अंबेडकर, नेहरू के साथ अभी खड़े होंगे। तो वो माफी मांग भी लेंगे जी। जी माफी मांग भी लेंगे तो क्या वो जो मैसेज चला गया है क्रॉस द वर्ल्ड वो वापस हो जाएगा? इनकी असली सोच तो यही है। जी ठीक है प्रोफेसर साहब, आप कह रहे हैं कि तर्कश से निकला जो तीर है वापस नहीं होता और जुबान से निकले लफ्ज वापस नहीं होते। ठीक है, आपने कहा कि अब ये जो कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ज्यादातर बीजेपी का मानना है कि जो दलित हैं, जो उनके साथ हैं, उन्होंने बहुत बुरा नहीं माना है अमित शाह का। जैसे चिराग पासवान साहब हैं, वो भी दलित फेस हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, उसमें फिर रामदास अठावले हैं, उसमें कई ऐसे नामी गिरामी नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो दलित मूवमेंट, ओबीसी मूवमेंट से जुड़े हैं। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, किसी को अमित शाह की बात बुरी तो लगी नहीं। नहीं, ऐसा है, नेता पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। और इनका जिन दलित नेताओं का आपने नाम लिया, उनका वश चले तो अपने स्वार्थ के लिए अंबेडकर को भी बेच दें। अंबेडकर ने एक लाइन कही थी, अरे चिराग पासवान है, मांझी हैं, अठावले हैं, जिस आदमी में आत्मसम्मान नहीं है, अपने लिए नहीं सम्मान है। अंबेडकर ने एक लाइन लिखी और मैं समझता हूं मेरे जीवन में वो लाइन बहुत काम करती। उन्होंने लिखा था कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यही इनका कैरेक्टर जो सामने आ गया ना, जो अंबेडकर के पक्ष में जो दलित खड़ा नहीं हो सकता है, वो अंबेडकर का नाम कैसे ले सकता है? अब तो उनके समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, जो 5%, 3% नेता हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोसाइटी तो प्रोटेस्ट कर रहा है ना, सोसाइटी तो सड़क पे आ ही रहा है ना, सोसाइटी तो लिख ही रहा है ना। तो इनका भी जो ओरिजिनल कैरेक्टर है कि इनको व्यक्तिगत मुक्ति की चाहत है, हमारा मंत्रालय बना रहे, हमारे मंत्रालय में। नीतीश कुमार तो मोदी जी के लिए काम नहीं करते, वो तो उनकी तो इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो तो आरक्षण के सबसे बड़े आज की तारीख में ध्वजाधारक हैं। नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं बोला, नायडू बाबू ने भी कुछ नहीं कहा। नहीं, वो उनके मंत्री अशोक चौधरी है, उन्होंने अमित शाह के पक्ष में बयान दिया है, आज ही दिया है, मैंने पढ़ा है। तो ये दलित नेताओं के चरित्र को भी समाज देख रहा है, सिर्फ दलित समाज नहीं, पूरा समाज देख रहा है कि इनमें कितना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, कितना सेल्फ रेस्पेक्ट है, बाबा साहब को लेके इनकी क्या सोच है, ये तो पूरा समाज देख रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं और माफी भी नहीं मांगते, तो फिर आप आगे क्या होता देख रहे हैं देश की राजनीति में? आगे हमें क्या देखना है, उत्तर समाज को देखना है कि जब देखिए भारतीय गणराज्य बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, तो विशेष रूप से मैं दलित समाज को कह रहा हूं, तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब हिंदू राज्य, जो कि हिंदू राज्य, तो इलेक्शन के समय कह रहे थे ना कि 400 पार, इसलिए संविधान बदलना है। संविधान जब बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसको मैं मनु राष्ट्र कहता हूं, तो उसमें जो 70 साल में कास्ट का लोकेशन थोड़ा डिसलोकेट हुआ है ना, कि अब दलित अपार्टमेंट में भी रह रहा है, मर्सिडीज में भी चल रहा है, कुछ लोग तो संपन्न हुए ना, कि मिडिल क्लास बना है,
सबको यह पुनः हिंदू राष्ट्र में जाके उसी लोकेशन में फिर पहुंचा देगा जो कि ओरिजिनल मनुस्मृति के हिसाब से। इसलिए जी, समाज को सोचना है। आ रहा उमाकांत जी, भाई ये जो आप तो पार्लियामेंट देख रहे हैं इतने बरसों से, मैं देख रहा हूँ अनुप्रिया पटेल हैं या ओम प्रकाश राजभर है, या फिर आप अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अठावले साहब हैं, चिराग पासवान हैं, एक शब्द नहीं बोला। भाई ये भी तो एक बड़े फेस हैं, दलित लीडर्स हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी ने अभी बात की और जो मुद्दे बताए, और देखिए ये सरकार जो प्रतीक बन गई है सर्व समाज, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तमाम तरह के लोग जो लोकतंत्र में संविधान में आस्था रखते हैं चाहे वो दलित हैं या नहीं है, वो सारे लोग आज उद्वेलित है। पूरे देश में एक जन आंदोलन की स्थिति है और मैं ये मानता हूँ कि अब जो पूरी बात है वो अमित शाह के इस्तीफे तक सीमित नहीं है या उनकी माफी तक सीमित नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनके इस्तीफे के बाद भी अब ऐसे हालात पैदा हो गए कि हालात सुधरने वाले नहीं है। और अब जो विलेन के रोल में अमित शाह से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तमाम तरह के जो लोग हैं सरकार को जो पैसा की, रामदास अठावले और यहाँ तक कि मायावती, कल मैंने कहीं बयान बोला था कि मायावती पर्दे के पीछे पूरी तरह इस सरकार को के साथ हैं, आंख मूंद के साथ हैं पिछले 3-4 साल में, और इस शर्त पर साथ है कि अपनी पार्टी को मैं खत्म करने को तैयार हूं लेकिन मुझे जेल में न डालें। और इस तरह से कायरता से मायावती आज जो है पूरी तरह इस सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही है और जिंदा रखे हुए। मैं और अच्छी बात है कि उनको अक्ल आई, उनको कुछ लोगों ने प्रेशर किया होगा और वो 25 तारीख को देशव्यापी बीएसपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि 24 को कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि केवल मायावती क्यों, बाकी लोग जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान में यकीन करते हैं, वो सारे लोग जिसमें अध्यापक हों, टीचर हों, पत्रकार हों, समाज के जो वर्ग, वो वर्ग, तो तमाम वर्ग जो चिंता कर रहे हैं कि इस देश का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, और इन लोगों के हाथ में अगर देश ऐसे ही चलता रहा कुछ और सालों तक तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपका जो सवाल है कि ये सरकार का जो प्राण है वो कोलिशन जो पार्टनर्स हैं उनके हाथ में है। क्यों नहीं चंद्रबाबू नायडू कोई बयान दे रहे हैं? इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगी हुई है। नीतीश कुमार के मंत्री है, उनके खिलाफ ऑफिसर्स के खिलाफ ईडी सीबीआई है। ये कब तक आप डर करके ईंट इस तरह के खांचों में छिपे रहोगे? कब तक ये नकाब ओढ़ के रखोगे? एक ना एक दिन जनता आपको जवाब देगी और जहां जिन कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं उन कुर्सियों से जनता आपको आंदोलन से उतार देगी, ऐसा मैं मानता हूं, मेरा अनुभव है। जी, एक सवाल जरूरी मुझे लगता है बहुत लाजमी भी है वो सवाल, और सवाल ये है कि अगर आप 2014 के बाद अगर मोदी की पॉलिटिक्स देखें या बीजेपी की पॉलिटिक्स देखें तो सारा फोकस ओबीसी पर है, ईबीसी पर है और दलित पॉलिटिक्स पर है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखें 2024 से पहले तो जितने भी छोटी छोटी पार्टियों के, खासकर जो जातीय पार्टी हैं, उनके नेता सब अमित शाह के साथ रहे, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या फिर दारा सिंह चौहान हो या बाकी सैनी वगैरह जैसे नेता हों। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जो एक बड़ा चंक है 2014 के बाद बीजेपी का, जिसमें ईबीसी वोटर है, ओबीसी है, उसमें दलित है, ये इस वोट को डेंट लग गई है अमित शाह के इस बयान के बाद? तो फंसा दिया है कि अभी बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहां भी ईगो टसल चल ही रहा है बहुत सारे लोगों में। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अंदर भी वहां ठीक ठाक नहीं है। और जाहिर तौर पर जो जात जात की जितनी पार्टियां बनेंगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो पार्टी खड़ी करती है बीजेपी, अगर आप चाहे हम चाहे कोई भी पार्टी खड़ी कर ले उसको फंड भी दे देगी। लेकिन समाज को ये सोचना है, और समाज देखिए ये सोच रहा है। अब इस साल का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा का, आखिर बीएसपी का वोट परसेंट कम हो रहा है ना। लोग समझ रहे हैं ना कि जात खाली नहीं, विचारधारा भी जरूरी है, और विचारधारा बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश जहां की गढ़ है वहां से बीजेपी हारी वहां पर, जो कि दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है। तो इसका मतलब है ना कि पिछड़े समाज, जो दलित समाज, जो उनको वोट दे रहे हैं, चाहे जहां वोट नहीं दे रहे तो वहां मैनेज हो रहा था, पार्टी बना के मैनेज हो रहा था, वो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि सीधे हिंदू राष्ट्र बनाम इंडियन रिपब्लिक है तो दलित समाज को इंडियन रिपब्लिक के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से उनको अधिकार और सुरक्षा जो कुछ भी मिलना है यहीं से मिलना है।
तो इसलिए निश्चित रूप से डेंट लगेगा। गॉट इट। अमित शाह जो मोदी जी के सेनापति कह लीजिए, मोदी जी के चाणक्य कह लीजिए, पिछले 10 सालों में जिस तरह से जोड़ तोड़ करके जातीय समीकरण को समझते परखते हुए उन्होंने एक इमारत तामीर करी थी जिसमें ओबीसी, ईबीसी और SC ST थे, और अमित शाह ने कहीं ना कहीं गोविंदाचार्य से वो सोशल इंजीनियरिंग को लिया और आगे बढ़ गए थे और कामयाबी भी उनको मिल रही थी। उसी अमित शाह से उसी नींव पर ठोकर लग गई और वो इमारत आज कहीं ना कहीं हिल गई है पूरी तरह से। अब ये इमारत बचाने में कितने कामयाब होते हैं मोदी, मोहन भागवत, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन राज मिस्त्री है उसी ने ही दीवार गिरा दी है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए थैंक यू, थैंक यू। लेक्चरर साहब, so nice of you joining this program and on short notice. Thank you so much for joining this program. Thank you so much, sir.